आपदाएं आती है उसमें तो संघ के स्वयंसेवक अपनत्व की भावना से जाकर के सबकी सहायता करते हैं। नमस्कार, आमर स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु स्वप्ना। आज आम सहित एमती एक व्यक्ति अच्छा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर अखिल भारतीय सेवा प्रमुख पराग अभयंकर जी। तांको सहित कथा बा एबे 100 वर्ष पूरण करिछि आरएसएस एवं सेवा क्षेत्र रे आरएसएस रो गोटे निर्दिष्ट परिचय एवं स्वतंत्र परिचय मध्ये अछि। तांकर प्रवास समय रे तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। सर, पहले मैं आपको स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज में। सर, संघ के अभी 100 वर्ष अभी कार्यक्रम बहुत सारे देश में चले, तो सेवा क्षेत्र में एक निर्दिष्ट परिचय है और एग्जाम्पल सेट किया है संघ ने। तो सेवा क्षेत्र में कैसे चल रहा है और इतिहास क्या है संघ के सेवा क्षेत्र में? सेवा के क्षेत्र का बराबर है। देखिए, संघ का तो स्थापना ही और इस देश में परम वैभव स्थापित करने के लिए हुआ है। इसलिए हम प्रारंभ से ही मानते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग, उसको शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संस्कार है, इसका बेसिक फैसिलिटी प्राप्त होना चाहिए। तो उसके पास में जाना पड़ता है, उसकी बस्ती तक जाना रहता है। ऐसे सब जितना भी ज़रूरतमंद लोग हैं देश के अंदर, उनके पास तक जाना और उनका सहायता करके भारत के उत्थान में उनका भी सहभागिता हो, ये हमारा विचार रहता है। लेकिन इतिहास सेवा का क्या है? तो जब जब समाज में आपत्ति आई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई भी साइक्लोन आ गया, इस प्रकार से यदि कोई आपत्ति भी आती है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक ही वहाँ पर आगे जाकर के लोगों की सहायता करने के लिए खड़े होते हैं। यदि बहुत पुराना में भी हम यदि जाएंगे तो मुझे ध्यान आता है 1966 में बिहार में एक बहुत बड़ा भीषण अकाल हो गया था। उसी समय में कोई पानी भी नहीं गिरा, कोई खेती भी नहीं हो गई, लोग भी मर रहे थे, पशु भी मर रहे थे। ऐसे समय में संघ के स्वयंसेवकों ने बिहार क्षेत्र में और अन्न का भेज दिया, अन्न भेजा था, गायों के लिए चारा भेजे थे, पशु की रक्षा किए थे। ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में 1966 का हमको देखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर पर कुछ आपदाएं आती है, उसमें तो संघ के स्वयंसेवक अपनत्व की भावना से जाकर के सबकी सहायता करते हैं। यदि आप पूछेंगे कि कोई बड़ा इसके बाद में क्या हुआ, तो आपको 1977 में आंध्र प्रदेश में एक साइक्लोन आया था, बहुत बड़ा चक्रवात था और हज़ारों लोग उसके अंदर मर गए, कीचड़ हो गया, वहाँ पर बीमारी फैलने लग गया। डॉक्टर्स लोग की तो संख्या बहुत सीमित रहते हैं, उसके बाद महामारी नहीं फैलना चाहिए, इसलिए उसकी कोई सहायता करना चाहिए। तो नो डाउट कि सेना के लोग भी उसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, लेकिन सेना को भी एक लोकल सपोर्ट लगता है। तो ये जो लोकल सपोर्ट है वो वहाँ के संघ के स्वयंसेवकों ने मिल करके काम किया। 15-15 दिन का सड़ा गला जो लाश है, वो लाश को उठाने में भी वो लाश का भी टुकड़ा हो जाता था, लेकिन बदबू भी फैला हुआ है, लेकिन उसका भी चिंता न करते हुए अपने प्राण का भी वो सब पूरा करना चाहिए, नहीं तो महामारी फैलने का संकट हो सकता है। तो 1977 में आंध्र प्रदेश के अंदर स्वयंसेवकों ने ऐसे आपदा के अंदर बहुत सहायता किया है। ऐसे आपको भुज में भूकंप आ गया, उसके बारे में भी मालूम है। और पूरा देश में जहाँ पर भी इस प्रकार से कुछ होता है, अभी अभी कोरोना के अंदर एक हज़ारों की संख्या में और लाखों की संख्या में संघ के स्वयंसेवकों ने और कोरोना पीड़ित के परिवार तक दवाई भी पहुंचाने का काम किया है, और लॉकडाउन था तो लोगों के घर तक भोजन भी पहुंचाने का काम किया है। तो संघ की ये सेवा क्षेत्र जो रहा है, बहुत सी सालों से स्वयंसेवक ने ये सब काम करते आ रहे हैं, तो सेवा में ऐसा क्या है जो परिवर्तन ला सकता है? संघ कहता है कि भारत को वैभवशाली करना है, संघ कहता है कि सबके साथ जुड़ना है, विश्व एक परिवार है, ऐसा मानते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में उड़ीसा में जैसे कि हम देखें, कोरोना हो गया, आप जैसे बताए, महाप्रभु जी आए, रथ यात्रा की कार्यकर्ता में सब लगे हुए थे वहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है। तो सेवा के कारण क्या परिवर्तन समाज में लाना चाहता है संघ? ठीक है आपका कहना कि जैसे परम वैभव लाना है, तो सेवा से परम वैभव कैसे आएगा? तो संघ का जो परम वैभव का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि समाज के कुछ लोग ही परम वैभव पर पहुंच जाए, कुछ ही लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, कुछ ही लोग जो है रोजगार प्राप्त करके सुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ग, एकदम जो दूरस्थ इलाके के अंदर रहता है, वो भी भारत माता का संतान है।
यदि वो गरीब है तो भारत गरीब है, यदि वो अशिक्षित है तो भारत अशिक्षित है। जैसे हमारे शरीर का कोई भी एक अंग यदि दुर्बल हो जाता है तो हमारा शरीर पूरा ताकत से काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से भारत का कोई भी एक वर्ग यदि दुर्बल है तो भारत का प्रगति उतना तीव्रता से नहीं हो सकती है। इसलिए संघ ने यह विचार किया कि जो दुर्बल अंग है, वंचित भाई बहन है, जिनके पास ये सब बात का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, जागृति का अभाव होता है, परंपरा के कारण बेटियों को पढ़ाते नहीं है, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के उनका अवेयरनेस करना है, उनको जागृत करना है, उनको शिक्षा और संस्कार का फैसिलिटी देना है। यदि स्वास्थ्य के कारण से वो कमज़ोर हो जाते हैं तो भारत कमज़ोर होता है, और इसलिए स्वास्थ्य का भी सब सुविधा उसको दे करके सशक्त बनाने से ऐसा भारत का जो वंचित वर्ग है, जिसको सेवा का वास्तव में बहुत ज़रूरत है, वो सेवा देने से उसका शक्ति बढ़ता है, और जब उसका शक्ति बढ़ता है तो भारत का शक्ति बढ़ता है। और परम वैभव में जाना है तो सभी का विकास, सबका उत्थान, यही परम वैभव का हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी तो सर संघ के 100 साल पूरा हो गया। हमने देखा कि भारतवर्ष में बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्राम आपने किए और एक दिग्दर्शन दिखाया गया है कि संघ का 100 साल पूरा हो गया। लेकिन 100 साल में आप ऐसे क्या चैलेंजेस देखे, या फिर अगले 100 साल के अंदर क्या क्या संघ करने वाला है, क्या क्या टारगेट लिया है और चैलेंजेस क्या है, ऐसे कुछ विचार इस साल के अंदर है? बराबर है। देखिएगा, ये 100 साल के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस को पार किया है, तो चूंकि आज हम सेवा की दृष्टि से बैठे हैं इसलिए उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। आज हमारा पूरा देश के अंदर लगभग 1,30,000 सेवा के काम चल रहे हैं, और जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, ये कोई बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में नहीं चल रहे हैं। ये जो वास्तव में ज़मीन पर जुड़े हुए हैं, निर्बल लोग हैं, उसकी सहायता के लिए चल रहे हैं। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो 1,30,000 में 50,000 से ज़्यादा शिक्षा के प्रकल्प चल रहे हैं। अब आपको मालूम है कि शिक्षा जीवन का मूल तत्व है, और इसलिए संघ ने ये विचार किया कि भाई शिक्षा के माध्यम से तो 50,000 प्रकल्प हैं, लगभग 600-700 हमारे हॉस्टल्स चलते हैं, 600 से अधिक। और छोटी क्लास में बच्चे आते हैं, दूर दराज के इलाके से आते हैं, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। कई बार उनके माँ बाप केवल मजदूरी में जाते हैं, बच्चे बेचारे खेलते रहते हैं। ऐसे सब बच्चों को उठा करके हॉस्टल के अंदर लाते हैं और उनका हर प्रकार से चिंता करते हुए आज ऐसे हॉस्टल्स में से निकले हुए सैकड़ों बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर्स भी बन गए हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता था। लोगों को लगता था कि वो भारत के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर हमारे आरोग्य मित्र और शिक्षा के जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं, उसके कारण से आज नॉर्थ ईस्ट का चित्र कुछ कुछ हमको बदला हुआ देखने को मिलता है, और एक भारत भक्ति का भावना भी वहाँ पर निर्माण हुआ है। संघ में आने के लिए हर कोई चाहता है, अब संघ को जानने के लिए, थोड़ा समझने के लिए हर कोई अभी आ रहा है। बहुत सारी ऐसे रिसर्चर भी आगे आए कि संघ की सृष्टि क्यों हुआ था, अब क्या उपलब्धि है, क्या आगे संघ करना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च अभी चालू है और जारी भी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो संघ में आने के बाद एक स्वयंसेवक का उपलब्धि क्या है, आपका अनुभव क्या है? देखिए, स्वयंसेवक सर्वस्व समर्पण की भावना से काम करता है। हमारे देश के अंदर 1947 में आज़ादी तो आ गया, लेकिन वो एक लड़ाई लड़ करके आ गया। अभी देश का यदि निर्माण करना है तो हर एक नागरिक को त्याग की भावना से काम करना पड़ेगा, समर्पण का भावना से काम करना पड़ेगा। और सभी नागरिक की बात तो हम नहीं करते, लेकिन आज लाखों की संख्या में जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जिनके जीवन प्रेरणा बन सकते हैं, वो स्वयंसेवक लोग अपने जीवन में त्याग, समर्पण, देशभक्ति, ये उसके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। समाज को तोड़ने वाले विभिन्न जाति के नाम पे, भाषा के नाम पर, है ना, और पूजा पद्धति के नाम पर तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपना संघ के अंदर जाति के बारे में किसी से कोई पूछताछ नहीं होता है। कौन कितना पढ़ा है ये भी नहीं है, कौन कितना धनवान है ये भी नहीं है, किसका कौन सा भाषा है ये भी नहीं है। सब हम हिंदुस्तानी हैं, इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू हैं, और इस नाते से एकजुट होकर के हमारे जो नैतिक मूल्य है उसकी स्थापना करना और भारत को आगे लेकर के जाना, स्ट्रॉन्ग करना, सशक्त करना, ये स्वयंसेवक के जीवन में देखने को मिलता है।
हर कोई अपने अपने फील्ड पे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर एजुकेशन की फील्ड में हो, या फिर स्वयंसेवक हो, हर कोई अपने अपने फील्ड पर कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, ये संघ का मानना है। बिल्कुल ठीक है। संघ का कहना है कि जो भी स्वयंसेवक हो, और केवल स्वयंसेवक के लिए नहीं, प्रत्येक नागरिक ने जहाँ पर भी वो है, यदि वो अपना ड्यूटी 100% सही तरीके से करता है तो इस देश को बहुत जल्दी विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसका एक वातावरण बनाना पड़ता है। अभी लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है कि जी हम अच्छा करेंगे तो लोगों का हमको समर्थन मिलेगा। ये भाव जो है कि सब कुछ देश में नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये भाव से सामान्य नागरिक को ऊपर उठना पड़ेगा। और स्वयंसेवक अपने जहाँ पर भी जिस पोस्ट पर है, यदि वो टीचर है, यदि वो डॉक्टर है, यदि वो इंजीनियर है, यदि वो व्यापारी है, वो जहाँ पर भी है वो अपनी इस भूमिका को एक जागरूक नागरिक के नाते अच्छे से निभाता है। और जब वो अपना काम अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाता है तो उसकी प्रेरणा से आसपास के 10-20 लोगों को भी प्रेरणा जागृत होता है। एक परिवर्तन के लिए संघ काम कर रहा है, हर कोई व्यक्ति का परिवर्तन हो, व्यवस्था की परिवर्तन हो, राष्ट्र निर्माण हो, ऐसा मानता है। तो उड़ीसा आप आए, अभी बैठक कार्यकर्ताओं के साथ किए, प्रवास किए, तो उड़ीसा के लिए विजन क्या है सेवा क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए? बराबर है, उड़ीसा में भी जागृति बहुत है। उड़ीसा एक बहुत ही सुसभ्य और सुसंस्कृत ऐसा प्रदेश, पूरे भारत में इसका ख्याति है। एक संस्कृति के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति, अपने रीति नीति परंपराओं के प्रति एक अच्छा भाव है। लेकिन इसी उड़ीसा के अंदर ट्राइबल क्षेत्र में, रिमोट एरिया के अंदर हमने देखा कि यहाँ का जो सज्जन व्यक्ति है उसके भोलेपन का, सज्जनता का दुरुपयोग करते हुए एक लोग उनको और फैसिलिटी मुहैया कराते हैं और उनको जो है इस माटी से, इस संस्कृति से, उनके रीति रिवाज से दूर करने का प्रयास करते हैं, जो अंततः हमारी संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए ऐसे सभी रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, ये सब प्रकार के प्रकल्प ले जाने का हमारा लक्ष्य है। अभी कर भी रहे हैं, भुवनेश्वर के अंदर भी इसी प्रकार से सबसे प्रमुख शिक्षा के ऊपर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा किशोरी विकास के ऊपर हम विशेष काम कर रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, खासकर 12-13 साल से लगा करके 17-18 साल तक की बेटियां, जो भविष्य का भारत निर्माण करती है, तो उनके एजुकेशनल, उनके हेल्थ और उनके सोशल अवेयरनेस के लिए लगातार काम करना, ताकि कोई भी बेटी अपने आप को कमज़ोर न महसूस करे। जो भी चैलेंज उस बेटी के सामने भी आते हैं तो वो हिम्मत के साथ में अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, ये संघ का लक्ष्य है। इसलिए किशोरी विकास के दृष्टि से भी संघ बहुत बड़ा काम कर रहा है, उड़ीसा के अंदर भी काम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये मेरा आपको हो, अगर कोई संघ से जुड़ा नहीं है, हर एक व्यक्ति तो संघ से जुड़ा नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में अपना नाम, परिचय बहुत ऐसे कर रहा है, लेकिन वो सेवा करना चाहता है, संघ से बिना जुड़कर भी वो कैसे सेवा कर सकता है? अपने आसपास के लोगों को हो, या फिर अपने राज्य के लिए हो, या फिर देश के लिए हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। संघ भी यही कहता है, पूरे कोई 140 करोड़ लोग कभी भी संघ की शाखा में नहीं आएंगे, उसका आवश्यक नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति देशभक्त पक्का बने। जैसे मैंने बताया, उसके लिए कोई संघ की शाखा में आके सेवा करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को जो उसको सौंपी गई है, व्यापारी है तो ईमानदारी से काम करे, और सरकारी नौकर है तो सरकारी नौकरी है, वहां पर अपना ईमानदारी से काम करे, जनता का भला करने का काम करे। ये देश सेवा का सबसे बड़ा काम है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन अभी शताब्दी वर्ष के अंदर 5 बिंदु संघ के स्वयंसेवकों ने सभी समाज के सामने रखे हैं। वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका कोई भी जाति हो, कोई सा भी मजहब हो, उसका कोई सा भी भाषा हो, उसके लिए बहुत पढ़ा होना भी जरूरी नहीं है। वो 5 बातें मैं बता करके समाप्त करता हूँ। पहला बिंदु है कुटुंब प्रबोधन। हजारों साल से हमारे परिवार के अंदर ही एक नैतिक शिक्षा ये देने की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। आज कुटुंब बिखर रहे हैं, वृद्धों की चिंता नई पीढ़ी नहीं करती है। ये भविष्य में जाकर के भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसलिए परिवार सशक्त बने, कुटुंब भावनात्मक दृष्टि से एक बने। आज का युवा अपने माता पिता की इज्जत करना सीखे, बुढ़ापे में भी उनकी सहायता करे। इसलिए कुटुंब प्रबोधन, ये हर व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को, हर माँ बाप एक अच्छी दिशा में चलने का मार्गदर्शन घर में बैठ करके भी दे सकता है, वो भी उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
पहला बिंदु। दूसरा है सामाजिक समरसता। विभिन्न जाति, बिरादरी, भाषा, भूषा के लोग हैं, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम सब उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। हमारे भारत के अंदर हमने मनुष्य में तो भेद किया ही नहीं है। हम तो जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी में भी भेद नहीं करते हैं। हम तो पेड़ पौधों में भी भेद नहीं करते हैं। हर एक में भगवान की दृष्टि देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जाति के नाम पर आज भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए, व्यवसाय सबका अलग हो सकता है, लेकिन हम सब उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है। इसलिए सामरस्यता का भाव परिवार के अंदर, समाज के अंदर ये आना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण। तो हम जानते हैं कि भविष्य के विश्व यदि बचाना है तो पानी बचाना पड़ेगा, पेड़ बचाना पड़ेगा, ये जो विषैली गैसें हैं उनका उत्पादन रोकना पड़ेगा। तो एक अच्छा हरित पर्यावरण युक्त ऐसा भारतवर्ष हम अगली पीढ़ी को दे सके, इसके लिए आज आवश्यकता है कि जल की रक्षा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का मिनिमम उपयोग करें, ना करें तो सबसे अच्छा है। स्वच्छता हमारे आजू बाजू में यदि रहेगी तो बीमारियों का घर हमारा मोहल्ला नहीं बन सकता है। ऐसा पर्यावरण का काम भी ये कोई शाखा में आने से करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर, कॉलोनी, परिवार में भी कर सकता है, अपने स्कूल में कर सकता है, अपने ऑफिस में इन 3 बातों का ध्यान रख करके देश की सेवा कर सकता है। ये 3 बिंदु मैंने आपको बताए। चौथा है नागरिक शिष्टाचार। तो हम देखते हैं, आप भी गाड़ियों में घूमते हैं, ट्रेन में घूमते हैं, बसेस में जाते हैं, रोड पर देखते हैं, तो एक शिष्टाचार जो है, नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं। मैं सड़क मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सड़क सबके लिए है। तो सबकी चिंता करते हुए मुझे जाना चाहिए, मेरे कारण से किसी का नुकसान न हो। इसलिए 3 चौराहे पर आता है तो लाल बत्ती का सही उपयोग करना, लेफ्ट साइड से चलना, निर्धारित गति में चलना। मेरी सुरक्षा तभी है जब सबकी सुरक्षा मैं कर सकूंगा। मेरे असावधान के कारण से दूसरे का जान खतरे में जा सकता है। स्वच्छता ये भी नागरिक शिष्टाचार का ही एक बिंदु बनता है। तो हर व्यक्ति संघ में ना आता है, वो भी नागरिक शिष्टाचार के माध्यम से ही इस काम को आगे ले जाकर के बढ़ा सकता है। इसलिए कुटुंब, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, नागरिक शिष्टाचार और अंतिम बात है स्वदेशी। आज हमारा देश स्वाधीन तो हो गया है, लेकिन अपना तंत्र आना चाहिए। यदि आज हम 78 साल हो गए आज़ाद होने के बाद भी यदि विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। आज चाइना से लगा करके दूर दराज के देश, अमेरिका भी हमको आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम 140 करोड़ के लोग यदि अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करने का संकल्प लेंगे तो आपको याद होगा 1600 में एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 200 साल तक हम पर राज करके गई और हमको लूट करके चली गई। आज 140 करोड़ का हमारा जागृत भारत यदि स्वदेशी का संकल्प लेगा, स्व भाषा का संकल्प लेगा, स्व संस्कार का संकल्प लेगा, तो निश्चित रूप से हम किसी भी देश से दबने वाले नहीं हैं। कोई भी देश हमको गुलाम आर्थिक दृष्टि से भी नहीं बना सकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी यदि सबल बनना है तो स्वावलंबी और स्वदेशी भारत का हमको निर्माण करना पड़ेगा। ये 5 बिंदु यदि आम नागरिक, महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़कियां, कोई भी हैं, वो अपने निज जीवन के अंदर यदि लाते हैं तो वो अपने घर में रहते हुए भी भारत के उत्थान में पूरा सहयोग करता है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतने समय देने के लिए। आम सहित अधिक आलोचना करुले पराग जी जे कहते जे संघर ये जो चिंताधारा रही आगामी दिन में कम रही 5टी बिंदु नहीं कम कर संघ आगामी दिन में जहाँ चैलेंजेस रही सहित एक मानुची जे सेवा क्षेत्र में संघर एक निर्दिष्ट परिचय रही। सेवा क्षेत्र में एक दिग्दर्शन भारत को दौर सहित प्रत्येक व्यक्ति निज निज स्तर में सेवा करने सहित देशर जो उन्नति रे सहभागिता करि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्तों सह स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।